नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय हम बिहार विशेष की श्रृंखला में हिस्ट्री ऑफ बिहार का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में हमने महाजनपद काल को देखा था और हमने देखा था कि बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे अंग, वज्जी और मगध था और मैंने आपको उसी वीडियो में, क्योंकि महाजनपद का भी इंट्रोडक्शन देना था और महाजनपद के बारे में भी समझाना था, तो इसमें हमने छोटे छोटे जो पार्ट्स थे जैसे कि अंग और वज्जी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम मगध के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मगध से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हमें यहाँ से क्वेश्चन दिखाई देते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ हम अपने वीडियो को विस्तार देंगे और थोड़ा सा विस्तार से हम मगध के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हम मगध का पहला शासक कौन था या मगध क्यों स्थापित हुआ, तो मगध क्यों बढ़ा। अगर हम यह जाने, इसके दो कारण है दोस्तों। पहली बात तो यह रहा कि मगध ऐसा माना जाता है कि प्रकृति से ने इसकी रक्षा की है। जो उसकी राजधानी बनी पहली वो राजगृह थी और वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसके कारण यह अपने आप में सुरक्षित हो गया और यहाँ से विकास बढ़ा। नंबर 1 रीजन थे। नंबर दूसरा, गंगा का किनारा था, तो जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी पैदा पाई गई और उपज बढ़ी, तो कृषि को लाभ हुआ। जिससे कृषि को लाभ हुआ तो आर्थिक वृद्धि हुई और जिससे साम्राज्य को लाभ मिला। साम्राज्य के पास धन आया। अब राजा के पास अगर धन है तो अपनी सेना में बढ़ोतरी कर सकता है, अपने शस्त्रों में बढ़ोतरी कर सकता है, इत्यादि जगहों से इसको उत्कर्ष दिखाई पड़ा। और कहीं न कहीं हमें यह भी कहने में शायद संकोच नहीं होना चाहिए कि मगध पर एक से एक वीर प्रतापी शासक का शासन रहा है सदैव। चाहे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, चाहे बात करें हम अजातशत्रु की, या हम बात करें द ग्रेट अशोका की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य पर सबसे पहले हमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य पर शासन करने वाले जो वंश थे उनका क्रम क्या था। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर एक बृहद्रथ वंश है जिसकी रचना कभी कहीं दिखाई पड़ती है, नहीं पूछा जाता है अक्सर। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश व मौर्य वंश अंतिम में शासन करता है और इसके बाद यहाँ पर मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में यहाँ पे हमें शंगु वंश के नामक का शासन दिखाई पड़ता है, जिसका पुष्यमित्र शंगु शासक था। ठीक, और इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक भी बना लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं हसीना, यानी हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आप सभी को याद रहना चाहिए। हर्यक वंश पहला वंश था जिसने जो है सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना मगध में की थी। नंद वंश पहला एक ऐसा वंश था जहां पर गैर क्षत्रिय धर्म के लोगों ने या गैर क्षत्रिय जाति के लोगों ने सिंहासन पर आसीन हुए थे या सिंहासन पर बैठे थे और इन्हें माना जाता है कि नाई वंश से ये संबंधित थे दोस्तों। ठीक, और मौर्य वंश आप सभी को जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और किसके सहायता से की थी दोस्तों? चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अब अगर वही हम बात करें, ये तो हो गया हमारे मगध पर शासन करने वाले वंशों के क्रम और कौन से प्रमुख शासक थे, इसके बारे में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। अब हम बात करें मगध की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो जो मगध की स्थापना को लेकर के हमें पहला राजवंश दिखाई पड़ता है, या हम कहेंगे मगध का पहला राजा कौन था। जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं दोस्तों, हमें बृहद्रथ का नाम जरूर पड़ता है। बृहद्रथ कौन था? शायद बृहद्रथ के नाम से आप न परिचित हों, लेकिन जरासंध के नाम से जो व्यक्ति महाभारत देखे होंगे वो जानते होंगे। जरासंध वही था जिसके साथ कुश्ती करके उसे पराजित किया था भीम ने जो है दोस्तों। तो जरासंध के पिता का ही नाम बृहद्रथ था और उन्होंने मगध की स्थापना की थी, ऐसा हमें जानकारी दिखाई पड़ता है दोस्तों। ठीक, और कुछ चीजें और याद रखिएगा मगध के बारे में। छोटी सी बात है, अगर हम थोड़ा उत्तर वैदिक काल में चले जाए, वहां पर हमने आपको बताया भी है हालांकि जब भारत का आर्यीकरण हुआ तो मगध को आर्यीकरण नहीं किया गया था। मगध का आर्यीकरण उत्तर वैदिक काल में होता है और जो है यहाँ के रहने वाले क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता था? कीकट कहा जाता था और यहाँ के रहने वाले वासियों को व्रात्य कहा जाता था, जिसके पहले की वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था। अगर आप लोगों ने उत्तर वैदिक काल का वीडियो देखा होगा दोस्तों तो आपको पता होगा। अब हम बात कर ले मगध की राजधानी दोस्तों। अगर हम प्रथम राजधानी की बात करें तो प्रथम राजधानी राजगृह थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने की हुई थी। दूसरी राजधानी इसकी बनती है जब हर्यक वंश के शासक उदयन का शासन आता है तो पाटलिपुत्रा बनाई जाती है, जो कि किससे संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। अब यहाँ से 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। उदयन किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश के शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में अपनाया था? हर्यक वंश के रूप में अपनाया हुआ था।
अब यहाँ पर हम देख लें कि कौन कौन से शासन थे, कौन कौन से वंशों ने किस किस प्रकार शासन किया था, और वहाँ के प्रमुख जो शासक थे उनके बारे में 2-4 बातों को हम जान लेते हैं जो हमें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हर्यक वंश का शासन स्थापित होता है। हर्यक वंश जो ये बिंबसार थे, इनके पिताजी जो है दोस्तों, ये बृहद्रथ के जो एक अंतिम बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था उसके दरबार में दरबारी थे, यानी मंत्री थे। और उन्होंने जो यहाँ एक और मंत्री ने जो है, पहले एक मंत्री ने जो है बृहद्रथ के अंतिम शासक जिसका नाम ऋजुपाल था, उसकी हत्या करके अपने पुत्र को यहाँ पर शासन पे दे देता है। फिर बिंबिसार के पिताजी ने इस मंत्री की हत्या करके अपने आप को गद्दी पर विराजित कर देते हैं। तो पहला शासक कौन था? पहला वंश जिसने व्यवस्थित रूप से शासन किया मगध पे, तो वह था बिंबिसार और हर्यक वंश। और पहला कौन सा शासक था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार को इसलिए भी जाना जाता है इसे दोस्तों, किसे सेन कहा जाता है, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी हुई थी। वह कौन था दोस्तों? बिंबिसार था। इसने प्रसेनजित की बहन शादी किया था और इसने कई सारे विवाहिक नीति अपनाई थी। मतलब जैसे जो विवाहिक नीति मतलब उसे कहते हैं जब विवाह के माध्यम से या संबंध स्थापित करके अपने आप को जो मजबूत किया जाता है तो उसे वैवाहिक नीति या संबंधिक नीति कहा जाता है इतिहास की भाषा में। जिसने अलग अलग विवाह किया था, जैसे प्रसेनजित की बहन चलन्ना से किया था, मदक नरेश की बहन से शादी किया था। इसने 3-4 विवाह करके अपने आप को मजबूत किया हुआ था। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो बुद्ध के समकालीन था दोस्तों? याद रखिएगा, बिंबिसार, प्रसेनजित और अजातशत्रु, ये 3 ऐसे शासक थे जो बुद्ध के समकालीन थे। और अगर आपके पास पूर्वावलोकन हो तो आप देखेंगे कि बिहार में ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ का प्रमुख शासक उदयन आता है जिसने पाटलिपुत्र के रूप में राजधानी को बसाया, जिसे आज वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते जाते हैं। और यह गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित क्षेत्र था, आप लोग इसे याद रखिएगा। और हर्यक वंश का अंतिम शासक दोस्तों नागदशक होता है। बीच में कुछ तो शासक और आते हैं जिनका कोई महत्व यहाँ पर नहीं समझ आता है। अब हम अगले वंश की बात के चले तो अगला वंश हमारा शिशुनाग वंश है, जिसका शासन काल दोस्तों 412 से लेकर के 345 बीसी रहा है। और इसका पहला शासक जो है शिशुनाग था और इसका अंतिम शासक कालाशोक था। इसके बारे में हमें 2 ही बात रखनी है कि पहली बात तो इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक कालाशोक को माना जाता है। और कालाशोक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। और वह बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये आप लोग को कमेंट में बताएंगे। आगे चले तो अंतिम वंश जो है यहाँ पे नंद वंश आता है और इसने 344 से लेकर के 322 वर्ष तक इसने शासन किया था दोस्तों। और यहाँ का जो सबसे प्रमुख शासक था या जिसने इसकी स्थापना की थी वह महापद्मनंद था। और महापद्मनंद के ही टोटल 7 बेटे थे दोस्तों। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली जो घनानंद था, इसने सभी भाइयों को अपने गद्दी से विफल करके खुद को बैठा था, या कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि अपने सभी भाइयों का कत्ल भी कर दिया था। और घनानंद को ही पराजित करके, घनानंद ही वह है जिसके समय पर किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का आक्रमण होता है। घनानंद ही वो शख्स है जो चाणक्य की चुटिया खुलवा देता है। और इसके अंत कौन करता है? जिसके चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अंत कर दिया। और कौन से साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा था मगध और इसी के साथ हमारा महाजनपद का काल समाप्त होता है। हमें थोड़ी सी आधी जानकारियां बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में जाननी है। अगला वीडियो हमारा आएगा बौद्ध धर्म पे, तत्पश्चात हम जैन धर्म को पढ़ेंगे और उसके पश्चात दोस्तों हम शिफ्ट हो जाएंगे मौर्य काल पे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।